तारीख 13 अप्रैल 2023 यानी कि आज से एक दिन पहले इलाहाबाद का सेशन कोर्ट, वहां पर कुख्यात गैंगस्टर अतीक अहमद और उसके भाई को लेकर सुनवाई चल रही थी। सुनवाई चल ही रही थी कि तभी लोगों के फ़ोन पर एक मैसेज आता है, नोटिफिकेशन आता है, जिसमें लिखा होता है कि अतीक अहमद का बेटा असद एनकाउंटर में मार गिराया गया है। तभी वहां से एक व्यक्ति कोर्ट के बाहर निकलता है और इस खबर को कंफर्म करने के लिए किसी को फ़ोन करता है। सामने से आवाज़ आती है कि जी हाँ, ये खबर बिल्कुल सही है, अतीक अहमद का बेटा असद और उसका एक साथी गुलाम पुलिस एनकाउंटर में दोनों मारे गए हैं। उसके बाद वो व्यक्ति आता है, अतीक अहमद के कानों में कुछ कहता है, जिसके बाद अतीक अहमद दहाड़ी मार मार कर रोने लगता है और कहता है कि साहब, मेरे बेटे को मार दिया गया। तो आखिर अतीक अहमद के बेटे को क्यों मारा गया? अतीक अहमद जो लोगों को अपनी आंखों से डराया करता था, आज उसकी आंखों में इतने आंसू क्यों देखने को मिले? अतीक अहमद के इस कांड यानी कि उमेश पाल की जो हत्या हुई थी 24 अप्रैल 2023 को, आखिर कैसे अतीक अहमद के पतन की शुरुआत हुई? और अतीक अहमद जब 17 साल का था तो कैसे उसने सबसे पहले अपनी ज़िंदगी का पहला मर्डर किया? कैसे अतीक अहमद ने प्रयागराज में उस वक्त एक कुख्यात गैंगस्टर हुआ करता था चांद बाबा, उसको मारकर इलाहाबाद के अंदर अपना आपराधिक वर्चस्व स्थापित किया? और कैसे अतीक अहमद, चाहे वो गुलाम नाम का व्यक्ति हो, चाहे वो अशरफ नाम का व्यक्ति हो या फिर दिनेश नाम का व्यक्ति हो, यानी कि मेरे कहने का मतलब है हिंदू हो या फिर मुसलमान हो, अतीक अहमद किसी को भी नहीं छोड़ता था। अगर कोई उसकी गाड़ी को ओवरटेक कर लेता था तो अतीक अहमद उसकी भी हत्याएं कर देता था। तो आज की इस वीडियो में गैंगस्टर अतीक अहमद और उसके बेटे अशद अहमद के बारे में एक एक बातें आपको विस्तार से बताएंगे, जिसे सुनने के बाद शायद आपको भी यकीन ना हो कि उत्तर प्रदेश के अंदर इस तरह का कोई गैंगस्टर बाहुबली माफिया जो पनप रहा था और उसकी जड़ को काटने में उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने कितनी अहम भूमिका निभाई है। साथ ही आपको इस वीडियो में ये भी बताएंगे कि आखिर अतीक अहमद के बेटे असद के एनकाउंटर के बाद अब किस तरह से उत्तर प्रदेश के सियासी जो राजनीति का माहौल है वो गर्म हो चुका है। अब कैसे कैसे लोग, अब जो विपक्षी दलों के नेता हैं, वो अपने वोट बैंक को साधने की इस मामले में पूरी कोशिश करने में लगे हुए हैं। तो बने रहेगा वीडियो के अंत तक। नमस्कार, मेरा नाम है देवनाथ पांडे और आप देख रहे हैं OTT इंडिया। तो ध्यान से देखिए इस गैंगस्टर को, यही है गैंगस्टर अतीक अहमद। शायद आपने इससे पहले भी कई बार इसे देखा हो, इसके बारे में सुना हो, और पिछले कुछ समय से अतीक अहमद लगातार चर्चा में है, तो जाहिर सी बात है आपने इसे देखा होगा। अतीक अहमद मौजूदा समय में गुजरात के अहमदाबाद के साबरमती जेल में बंद था और इसे पिछले महीने जब पहली बार इसे वहां से लेकर आया जा रहा था, तभी ये चर्चा हो रही थी कि अतीक अहमद का बहुत जल्दी पुलिस एनकाउंटर करने वाली है, ठीक वैसे ही जैसे कि विकास दुबे का एनकाउंटर कर दिया गया था। हालांकि अतीक अहमद पहुंचा और उसका एनकाउंटर तो नहीं हुआ, उसे बाकायदा कोर्ट में पेश किया गया, सुनवाई हुई, उसके ऊपर सजा भी मुकर्रर की गई और वापस अतीक अहमद को गुजरात के अहमदाबाद की साबरमती जेल में भेज दिया गया। लेकिन बड़ा सवाल है कि जब गुजरात के साबरमती जेल में अतीक अहमद वापस जा रहा था तो उसके चेहरे पर एक अजब सी मुस्कान थी, और ये मुस्कान जब उसका दोबारा प्रयागराज में प्रत्यर्पण हुआ तो ये मुस्कान आंसू में तब्दील हो गए। और सबसे बड़ी वजह इसके पीछे वही बनी कि इसके बेटे का जो पुलिस ने कल एनकाउंटर कर दिया। खैर, अतीक अहमद की कहानी की शुरुआत हम करें तो सबसे पहले हम जाते हैं जब अतीक अहमद जब 17 साल का था। 17 साल की उम्र में जब अतीक अहमद इलाहाबाद उस वक्त नाम हुआ करता था तो वहाँ रहा करता था। इसके पिता वहाँ पर तांगा चलाकर अपने पूरे परिवार का जीवन यापन किया करते थे। अब जाहिर सी बात है कि तांगा चलाकर अपने परिवार का वहन करना, उनके खर्च को उठाना कितना मुश्किल होता है। तो अतीक अहमद उस गरीबी में बहुत ज़्यादा परेशान रहता था और उसका मन तभी आपराधिक कृत्यों में लगने लगा। उस वक्त चकिया मोहल्ले में एक बदमाश हुआ करता था जिसका नाम था चांद बाबा। और चांद बाबा ऐसा बदमाश था, जैसा कि आप समझ सकते हैं आसान भाषा में, जैसा आज अतीक अहमद को लेकर कहा जा रहा है। चांद बाबा की गैंग में शामिल हुआ और चांद बाबा से मिलजुल कर ये वहाँ पर अपराध करने लगा। लेकिन कुछ हुआ इसके और चांद बाबा के बीच में, जिससे कि इसने मिलकर चांद बाबा की ही हत्या कर दी। अब जाहिर सी बात है, एक बड़े गैंगस्टर की हत्या करना जिसका पूरे इलाके में वर्चस्व हो, तो जो व्यक्ति उसकी हत्या करता है वो अपने आप में खुद एक बड़ा गैंगस्टर बन जाता है। और यही हुआ अतीक अहमद के साथ। और अतीक अहमद चांद बाबा की हत्या करने के बाद उस पूरे इलाके का बेताज बादशाह कह सकते हैं या फिर एक बहुत बड़ा गुंडा बन गया। अब यहाँ से शुरू हुई अतीक अहमद के ज़िंदगी का आपराधिक सफ़र, आप कह सकते हैं। उसके बाद अतीक अहमद ने एक के बाद एक कई तरह के आपराधिक वारदातों को अंजाम दिया। कहा जाता है कि अतीक अहमद जब अपने काफिले के साथ चला करता था
तो अगर किसी ने उसकी गाड़ी को ओवरटेक करने की हिमाकत कर दी तो सामने रोक कर उसे गोलियों से भुनवा देता था। कोई अपनी प्रॉपर्टी पर अगर अपना घर बनवाता था, लखनऊ, इलाहाबाद, बनारस, इन सब जगहों पर, वहाँ जाकर उसके गुर्गे उसके ज़मीन को, उसके प्लॉट को कब्जा कर लेते थे। ये सब कुछ चल रहा था। हालांकि इस पूरे मामले में एक बात दबे जबान से ये भी निकलकर सामने आती है कि जो तब मौजूदा सरकारें थी उनका अतीक अहमद को संरक्षण प्राप्त था। लोग चांद बाबा से खौफ खाते थे और चांद बाबा के खात्मे के बाद अतीक अहमद इस तरह से निकल जाएगा ऐसा किसी को अंदाज़ा नहीं था। खैर, उसके बाद अतीक अहमद को टिकट मिला, विधायक बना, विधायक बनने के बाद सांसद बना और जैसे जैसे अतीक अहमद अपराध की दुनिया की सीढ़ियों को चढ़ता गया वैसे वैसे उसके नाम की दहशत लगातार देखने को मिलती रही। खैर, ये सब कुछ चल रहा था। अब लेकिन एक इसमें ध्यान देने वाली बात यह है कि अतीक अहमद के खिलाफ कोई चू तक क्यों नहीं करता था। लोग यही सोचते थे कि अभी परिवार का एक व्यक्ति गया है या फिर एक संपत्ति गई है, अगर अतीक अहमद के खिलाफ हम जाएंगे तो शायद जो हमारी संपत्ति बची हुई है या फिर जो हमारे परिवार के लोग बचे हुए हैं वो भी शायद जिंदा ना बचे। और यही सबसे बड़ी वजह रहती थी कि अतीक अहमद के खिलाफ कोई जाता नहीं था। लेकिन 2005 में कुछ ऐसा हुआ जो अतीक अहमद के जीवन का एक टर्निंग पॉइंट साबित हुआ। 2005 में जब राजू पाल, जो कि कभी अतीक अहमद के साथ हुआ करता था, राजू पाल ने अतीक अहमद के छोटे भाई अशरफ के खिलाफ चुनाव लड़ा और चुनाव जीतने के बाद उसकी बहुत ही निर्मम तरीके से हत्या कर दी गई। तो राजू पाल के साथ एक और व्यक्ति था, उमेश पाल, जिसकी इसी साल 24 फरवरी को धूमनगंज इलाके में गोलियां मारकर बहुत ही बेरहमी से हत्या कर दी गई। और राजू पाल के गवाह उमेश पाल की हत्या करने के बाद अतीक अहमद की ज़िंदगी का काउंटडाउन शुरू हुआ और आज ये देखने को मिला कि अतीक अहमद पूरी तरह से रो रहा है, फफक कर रो रहा है। खैर, आज की अगर मौजूदा सिनेरियो की बात करें, अतीक अहमद के जब बेटे का एनकाउंटर हुआ तो प्रदेश की राजनीति में सियासी भूचाल आ गया। प्रदेश के मुख्यमंत्री, पूर्व मुख्यमंत्री अखिलेश यादव हों या फिर मायावती हों, वो इसे एक फेक एनकाउंटर साबित करने में लगे हुए हैं और कह रहे हैं कि अगर इस एनकाउंटर की जांच पड़ताल की जाए तो यूपी पुलिस का, यूपी सरकार का झूठा चेहरा सामने आएगा। अब देखिए, यहाँ पर बड़ा सवाल ये है कि आखिर पूर्व मुख्यमंत्रियों के द्वारा ऐसा बयान क्यों सामने आ रहा है। यही वो लोग हैं, आपको याद होगा जब उमेश पाल की हत्या हुई थी तो अखिलेश यादव, मायावती, असदुद्दीन ओवैसी साहब ये कहते हुए दिखाई दे रहे थे कि उत्तर प्रदेश में कानून व्यवस्था चरमरा चुकी है और यहाँ पर किसी की भी इस तरह से दिन दहाड़े हत्या हो जाती है, हमें तो निकलने में भी डर लगता है। लेकिन आज जब प्रदेश की सरकार ने इन बदमाशों पर कड़ी कार्रवाई की, इन्हें एनकाउंटर में मार गिराया, उसके बाद अब यही नेता इस तरह से सवाल उठाते हुए दिखाई दे रहे हैं। अब इसका सीधा सीधा मतलब आप ये समझ सकते हैं कि राजनीति जो न कराए। मायावती दरअसल पिछले लंबे वक्त से सत्ता से गायब है। जब 2007 में विधानसभा चुनाव का प्रचार चल रहा था तो यही मायावती ने एक नारा दिया था कि दे गुंडों की छाती पर, बटन दबाओ हाथी पर। यानी कि इन बदमाशों से निपटने के लिए हाथी का बटन दबाओ और मुझे मुख्यमंत्री बनाओ, मैं इन सभी गुंडों का सफाया कर दूंगी। खैर, सत्ता में आई, वो सत्ता में आने के बाद किसी भी गुंडे का इस तरह से उद्धार वो नहीं कर पाई। मेरे कहने का मतलब है किसी भी गुंडे को न तो एनकाउंटर में मारा गया और ना ही किसी तरह से गुंडागर्दी प्रदेश में कम हुई। खैर, उसके बाद मुलायम सिंह यादव की पार्टी सत्ता में आती है, अखिलेश यादव के साथ भी यही हुआ। लेकिन ये सब कुछ चल रहा था। फिर जब 2017 में योगी आदित्यनाथ आए तो फिर लगातार प्रदेश में देखने को मिला कि किस तरह से गुंडागर्दी का अंत हुआ। तो अब यूपी की जनता ये समझ चुकी है कि अगर उत्तर प्रदेश में कोई मुख्यमंत्री रहने वाला है या फिर किसी भी मुख्यमंत्री के कार्यकाल में इन बदमाशों का अंत होने वाला है तो योगी आदित्यनाथ हैं। और न सिर्फ हिंदू मुस्लिम करके बल्कि योगी आदित्यनाथ ने अपना काम करके दिखाया। और अतीक अहमद के खिलाफ जो एक नामुमकिन कार्रवाई सी लगती थी, लोग ये कल्पना तक नहीं कर पाते थे कि अतीक अहमद जैसे, विकास दुबे जैसे, मुख्तार अंसारी जैसे बड़े बड़े माफिया बाहुबली कभी ये भी कानून की जद में आएंगे और इनके खिलाफ भी इस तरह से कार्रवाई की जाएगी। तो ऐसा किसी ने कल्पना भी नहीं किया होगा। वो यूपी के सीएम, यूपी की पुलिस, यूपी एसटीएफ ने ये करके दिखा दिया और प्रदेश के लोगों के मन में जो एक भय व्याप्त हो चुका था उसका कहीं ना कहीं आप ये कह सकते हैं कि अंत हो चुका है, तो शायद गलत नहीं होगा। अब एक और जानकारी निकलकर सामने आ रही है कि आखिर इसकी मुठभेड़ हुई क्यों, इसका एनकाउंटर हुआ क्यों। तो कहा जा रहा है कि जिस तरह से आपको याद होगा कि दिल्ली में जो गैंगस्टर दीपक बॉक्सर अभी गिरफ्तार हुआ है,
जब दीपक बॉक्सर अपने गुरु जितेंद्र गोगी को कोर्ट रूम में से छुड़ाने में कामयाब हुआ था, ठीक उसी तरह से जब कल 13 अप्रैल को अतीक अहमद और अशरफ को कोर्ट में ले जाया जा रहा था, सेशन कोर्ट में, तो इसका बेटा असद अपने साथी गुलाम के साथ उसे छुड़ाने की पूरी प्लानिंग कर रहा था। और ऐसा उत्तर प्रदेश पुलिस की तरफ से बयान आया है, जिसमें यह कहा गया है कि इस पूरी प्लानिंग को नाकाम करने के लिए यूपी पुलिस ने जब टीमें बनाई, एसटीएफ ने टीमें बनाई, तो इन दोनों बदमाशों को रुकने का इशारा किया गया। अगर यूपी पुलिस ने कल इन बदमाशों का, यानी कि अतीक अहमद के बेटे और उसके साथी का एनकाउंटर नहीं किया होता, तो शायद ये भी खबर देखने को मिल सकती थी कि इन दोनों ने अतीक अहमद को पुलिस कस्टडी से छुड़ाने की कोशिश की। उस वक्त तीनों मारे जाते शायद। ये खबर अगर हम कहें तो शायद गलत नहीं होगा। उस वक्त जब पुलिस अपनी कार्रवाई करती तो शायद जो अतीक अहमद आज जिंदा है वो भी मारा गया होता पुलिस मुठभेड़ में। खैर, अब अतीक अहमद दहाड़े मार मार कर रो रहा है। अतीक अहमद के ऊपर कहा जाता है कुल 101 मुकदमे दर्ज हैं। इसके बेटे असद के ऊपर खुद 44 मुकदमे दर्ज थे। यानी कि एक समय यूपी में जब अतीक अहमद का बोलबाला था, किसी को फ़ोन करता था तो लोग डर के मारे उनकी हालत ख़राब हो जाया करती थी। आज वो अतीक अहमद, जब उसके परिवार का कोई व्यक्ति एनकाउंटर में मारा गया तो खुद वो दहाड़े मार मार कर रो रहा है और कह रहा है कि साहब, मुझे कम से कम उसकी मिट्टी में जाने की इजाज़त दी जाए। लेकिन प्रशासन पूरी तरह से सख्त है। वैसे कहीं ना कहीं ऐसे गुंडे, ऐसे बदमाशों पर इस तरह की कार्रवाई अगर होती रहे तो शायद जो देश के कई राज्यों में इस तरह से गुंडे, माफिया, गैंगस्टर देखने को मिलते हैं, उनका हमेशा हमेशा के लिए खात्मा हो जाए। वैसे आपको क्या लगता है, क्या अतीक अहमद के खिलाफ जो यूपी पुलिस, यूपी सरकार कार्रवाई कर रही है, क्या ऐसी कार्रवाई अगर पूर्व की सरकारें की होती तो शायद आज ये दिन ना देखना पड़ता? शायद उमेश पाल जिंदा होते, शायद राजू पाल जिंदा होते, या फिर जितनी हत्याएं अतीक अहमद ने की हैं वो सब लोग जिंदा होते। अपने जवाब नीचे कमेंट बॉक्स में ज़रूर दीजिएगा। आपका बहुत बहुत शुक्रिया। अगर आपने OTT इंडिया अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि यहाँ पर आपको हर तरह की खबरें लगातार आसान भाषा में देखने को मिलती रहेंगी। आपका बहुत बहुत शुक्रिया। देखते रहिए OTT इंडिया। नमस्कार, जय हिंद।